friends, welcome to A1IS. Today we'll discuss another important topic regarding our constitutional post. आपको पता होगा 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति पद खाली है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करना और नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट का नाम आना ये बताती है कि कितना जरूरी ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ इंडिया। तो जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों के इस्तीफा देने के बाद चेयरमैन पोस्ट तो खाली है, अब डिप्यूटी चेयरमैन उस पोस्ट को संभाले हुए हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की तरह वो एक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ चेयरमैन का पोस्ट को ही संभाल सकते हैं। तो भारत के संविधान में जब आप एग्जीक्यूटिव पार्ट पढ़ रहे होंगे तब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आफ्टर द नेम्स अनाउंस फ्रॉम द बोथ इंपॉर्टेंट अलायंस यूपीए एंड एनडीए, यूपीए का नाम बदलकर आप इंडिया अलायंस हो चुका है या जिसे आप इंडी अलायंस भी कहते हैं, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें मुख्य पार्टी है बीजेपी। तो बीजेपी के द्वारा नाम आगे करने के बाद इंडी अलायंस ने भी अपना नाम आगे किया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और दोनों इंपॉर्टेंट कैंडिडेट के प्रोफाइल को समझेंगे और जो प्रोसेस भारत के संविधान में आर्टिकल 66 में समझाया गया है, हाउ द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस प्रोसेस को भी समझेंगे। तो इस वीडियो से हर चीज को क्लियर होगा और इस वीडियो से हम ये भी समझ जाएंगे कि किसका पलड़ा भारी है। ये तो एक क्लियर स्टैंड हो चुका है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से ही होगा, क्योंकि दोनों कैंडिडेट का डोमिसाइल या आप कह सकते हैं उनका जन्म स्थान दक्षिण भारत है। अगर आप थोड़े से इतिहास में जाइएगा तो भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट भी तमिलनाडु मतलब दक्षिण भारत से ही है। तो ये हम क्लियर कह सकते हैं 2025 में भारत का 17वां वाइस प्रेसिडेंट अब दक्षिण भारत से ही होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हर चीज समझेंगे, द प्रोसेस, द प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट। अगर हम बात करते हैं कि दो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट, तो आप इस में देख रहे होंगे एक तरफ जो सबसे बड़ी पार्टी होती है इंडी अलायंस की वो है कांग्रेस, दूसरी एनडीए की अगर हम बात करें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। तो दोनों अलायंस ने अपने अपने कैंडिडेट के नाम को अनाउंस किया और दोनों, फिर से मैं कह रहा हूं, कहां के हैं तो दक्षिण भारत के। एक तरफ है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिस्टर रेड्डी और दूसरा तरफ बीजेपी के अलायंस के तरफ से हैं राधा कृष्णन, ये भी दक्षिण भारत से हैं और प्रेजेंट में गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है। तो ये दो कैंडिडेट है जो नाम लाया गया है और आज और कल नॉमिनेशन का डेट अनाउंस किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब आप वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन का प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो भारत के संविधान में एंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रोसीजर में भी ये लिखा गया है कि 60 दिनों के अंदर ये पोस्ट को फिल कर देना। तो 21 जुलाई 2025 में ये जब पद खाली हुआ था तो वहां से अगर आप 60 दिन जोड़ेंगे तो 19 सितंबर तक भारत को अगला उपराष्ट्रपति चाहिए। तो ये जो पूरा इलेक्शन का डेट है, नॉमिनेशन है, स्क्रूटनिंग, द डेट ऑफ इलेक्शन, ये सारा इलेक्शन कमीशन ने अपना टेंटेटिव डेट्स जारी कर दिया है। उसके बाद दोनों अलायंस पार्टी ने अपने कैंडिडेट को अलायंस मतलब अनाउंस किया है। अब बात यह है कि दक्षिण भारत से दोनों कैंडिडेट क्यों, तो यहां पे अगर फिर से आप देखेंगे तो कुछ राजनीतिक पहलू भी निकल कर आता है, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस एंड बीजेपी वांट टू मेक स्ट्रॉन्ग मैसेज टू तमिलनाडु और साउथ इंडिया कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति, जिसे हम भारत में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या प्रेसिडेंसी ऑर्डर भी देखेंगे तो दूसरा होता है। तो बोल सकते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिक्स डायनेमिक्स को बनाने के लिए, दक्षिण भारत को सेंध करने के लिए दोनों पार्टी ध्यान रखना चाहती है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहां की दो इंपॉर्टेंट
स्ट्रॉन्ग पार्टी है, एक है एआईडीएमके और दूसरा डीएमके। उनको भी लग रहा है कि अब आने वाले समय में किसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो अगर हम प्रोफाइलिंग की बात करें ये दो कैंडिडेट को लेकर, तो ये हमें बड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा फ्रॉम दिस स्लाइड। अगर हम बीजेपी की बात करें, जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, और इंडी अलायंस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंडिया बोलते हैं, तो बीजेपी के द्वारा जो नाम आगे किया गया है वो है सीपी राधाकृष्णन। तो अगर आप भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 2025 के उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो सीपी राधाकृष्णन। इनका जन्म देखिए तमिलनाडु में हुआ है, 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु में हुआ है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बीबीए किया इन्होंने, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में अगर हम बात करें इनके पॉलिटिकल जर्नी का, तो बिगनिंग फ्रॉम द आरएसएस वॉलंटियर, तो ये संघ से बहुत जुड़े हुए हैं और शुरू से राजनीति में आने से पहले ये आरएसएस के वॉलंटियर थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेजेंट, अभी इनका जो प्रेजेंट प्रोफाइल है, प्रेजेंट है ये गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, और ये 31 जुलाई 2024 से ये गवर्नर बने हुए हैं महाराष्ट्र से। इससे पहले ये झारखंड के भी रहे थे और साथ साथ में ये तेलंगाना और पुडुचेरी के भी गवर्नर रह चुके हैं। अगर हम इनका पॉलिटिकल जर्नी की बात करें सीपी राधाकृष्णन की, तो 1996 में बीजेपी तमिलनाडु सेक्रेटरी बने ये। उसके बाद 98-99 जब देश में बड़ा पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि बड़ा इनस्टेबिलिटी था, तो उसी समय ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कोयम्बतूर से ये भारत के सांसद पहुंचे। 2004 से 7 में ये प्रेसिडेंट रहे तमिलनाडु के, बीजेपी प्रेसिडेंट तमिलनाडु के। 2016-20 में चेयरमैन रहे कोयर बोर्ड के। 2020-22 में केरला इंचार्ज बीजेपी, और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ झारखंड के ये गवर्नर बने कब, 2023 में। और साथ में एडिशनल चार्ज मिला इन्हें कहां का, तेलंगाना का और पुडुचेरी का, एंड इन प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये इनका प्रोफाइल है जो एनडीए अलायंस से ये कैंडिडेट बने हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें, मतलब इंडिया अलायंस की बात करें, तो यहां पे हैं रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। इनका भी जन्म देखिए तो कहां पे हुआ है, साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। एजुकेशन की बात करें तो बीए और एलएलएम जो मास्टर होते हैं लॉ में, उन्होंने वहां से वो डिग्री किया, पढ़ाई किया। अगर हम बात करें तो बिगनिंग प्रैक्टिस लॉ इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इन्होंने अपना लॉ का डिग्री ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से किया। तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं क्योंकि लॉयर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। अगर हम इनके थोड़ा सा लीगल कैरियर प्रोफाइल देखें तो स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, स्पेशलाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल एंड टैक्स मैटर्स। 1988 में अपॉइंटेड एडवोकेट जनरल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आपको भी पता है दो इंपॉर्टेंट लीगल होते हैं, एक होता है अटॉर्नी जनरल अंडर आर्टिकल 76 और 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता। तो 1988 में ये एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बने, कहां के, आंध्र प्रदेश के। अगर हम 1991 की बात करें तो बिकम ए जज ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, और 2007 में अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिटायर 2011 में ये रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट। यहां के बाद ये गोवा के पहले लोकायुक्त बने, लेकिन कुछ कारण, हेल्थ इशू के कारण हो या कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण, इन्होंने जल्दी वहां से रिजाइन दे दिया, लोकायुक्त कहां, गोवा के। तो ही बिकेम द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ गोवा स्टेट। तो ये इनका प्रोफाइल है जो इंडिया अलायंस है उनके तरफ से ये नॉमिनेट किए जा रहे हैं। तो दिस टू कैंडिडेट, जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस बार का जो उपराष्ट्रपति है भारत के, वो जरूर दक्षिण भारत से ही होंगे। अगर सी राधाकृष्णन की अगर हम बात करें, अभी हमें समझ में आएगा कि किसका सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है उस हिसाब से हम आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन जीतेगा। तो इनका सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्यों है वो अभी हम समझेंगे। इसलिए मैं कह रहा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 2025 में 17वां राष्ट्रपति, 17वां मतलब 17th राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भारत के कौन रहेंगे? तो सीपी राधाकृष्णन। चांसेस है, अभी डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि अभी वोटिंग है, नॉमिनेशन है, स्क्रूटनिंग है, और 9 सितंबर को अनाउंसमेंट होगा। लेकिन हमें जो डेटा है हमारे पास है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम चीज़ों को समझेंगे, उससे आप भी कह सकते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होने वाला। तो आज हम समझेंगे कि कैसे इलेक्शंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन को मैंने बताया कि अगर आप, जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे धनखड़ साहब, उनका अगर कार्यकाल देखिएगा तो वो 2022 से शुरू होकर 2027 में खत्म हो रहा। आपको भी पता है द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कितना होता है? 5 साल, 5 इयर्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने बीच में ही रिजाइन दे दिया तो बाकी कार्यकाल के लिए नया वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब नया जो वाइस प्रेसिडेंट चुनकर आएंगे वो फिर 5 साल के लिए रहेंगे। तो कहने का मतलब अगला जो वाइस प्रेसिडेंट चुनकर आएगा वो 2030 तक रहेगा, ना कि 2025 में उन्होंने रिजाइन दिया तो अब सिर्फ 2 साल के लिए। ठीक, तो धनखड़ साहब के रिजाइन देने के बाद ये सारा चीज है जो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम जो हमारे जो नए उपराष्ट्रपति आएंगे वो आएंगे 2030 तक के लिए। ठीक, अब इलेक्शन कमीशन को यह दायित्व मिला है कि वो प्रोसेस, इलेक्शंस, नॉमिनेशन, स्क्रूटनिंग सारा चीज का, और जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला जाता है। तो नोटिफिकेशन कब निकाला गया? 7 अगस्त को। नॉमिनेशन डेडलाइन आज अगर 20 अगस्त है तो कल तक नॉमिनेशन डेडलाइन है। तो आज माना जा रहा है कि बीजेपी के जो एनडीए अलायंस के जो कैंडिडेट हैं वो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और कल इंडी अलायंस अपने जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। स्क्रूटनिंग कब होगा? 22 अगस्त तक होगा। तो नॉमिनेशन डेडलाइन का मतलब कि आज दोनों कैंडिडेट ही नॉमिनेशन करेंगे। दूसरा, स्क्रूटनिंग, एक दिन के लिए स्क्रूटनिंग रखा गया क्योंकि यहाँ पे देखा जाएगा क्या क्या जो क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होता है, वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। आपने पढ़ा होगा कि जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं टू बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 35 साल, टू बी बिकेम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये सारे क्लॉज को देखा जाएगा, वो स्क्रूटनिंग में चेक किया जाएगा। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को उन्होंने ग्रहण किया है कि नहीं, ये सब चीज को चेक किया जाएगा, वो स्क्रूटनिंग होता है। प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स आपने पढ़ा है, 20 प्रपोजर्स होने चाहिए और 20 सेकेंडर्स होने चाहिए, तो ये स्क्रूटनिंग में देखा जाएगा। विड्रॉल डेडलाइन, अगर कोई कैंडिडेट को लगेगा कि हम अपना कैंडिडेचर अपना वापस लेना चाहता हैं तो उसके लिए भी एक डेट रखा गया, वो है 25 अगस्त। और 9 सितंबर को इलेक्शंस होंगे। पार्लियामेंट में एक जगह रखा जाता है, वहीं पे इलेक्शंस होते हैं, वहीं पे आकर सारे लोग अपना वोट देते हैं। वो कब है? 9 सितंबर 10 AM टू 5 AM। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक रिटर्निंग ऑफिसर ही बनाया गया है टू कंडक्ट दिस प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस, और वो सारा चीज। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर आके यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो कहने का मतलब 9 सितंबर के देर रात तक भारत के 17वां उपराष्ट्रपति कौन होंगे ये फाइनल हो जाएगा। So this is all about the important election schedule of Vice President of India, जो इस अगस्त में होने वाला है। अगर हम आगे की बात करें तो वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाया। इश्यू ऑफ इलेक्शन कमीशन 7 अगस्त को ये निकाला गया। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन, तो आज अगर 20 अगस्त है तो कल तक ये है, तो आज और कल। डेट फॉर स्क्रूटनिंग, एक दिन का डेट रखा गया। विड्रॉल जो मैंने भी बताया। डेट ऑन विच पोल सेल इफ नेसेसरी 9 सितंबर। आवर्स ऑफ पोल 10 AM टू 5 PM। डेट ऑन विच काउंटिंग 9 सितंबर 2025। तो ये 9 सितंबर तक ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फ्रॉम वेयर वी गेट आवर 17th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा कि इन फ्यूचर हु बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब ये देखिए क्या, मैंने आपको कुछ प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। अब वो प्रोसेस थोड़ा सा प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन से अलग है। अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल कॉलेज।
अब प्रेसिडेंट का कुछ अलग होता है और वाइस प्रेसिडेंट का भी कुछ अलग होता है। थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट है, वो चीज को समझिए, तब चीजें को आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे इलेक्शंस होते हैं। अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो आपको भी पता है, आप एक आम नागरिक हैं, हम एक आम नागरिक हैं। क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? तो पहला तो ये सवाल आता है कि वोट कौन देता है। हम तो आज तक नहीं गए। अगर आप ये देख रहे हैं, आपके 18 साल हो गए, क्या आपने कभी भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति को चुना है? जवाब होगा नहीं। इसका कहने का मतलब ये जो इलेक्शंस होते हैं, नॉट द डायरेक्ट इलेक्शंस। पहला पॉइंट तो यही है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्यों होता है? इसका कहने का मतलब वी आर नॉट द वोटर्स। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमने चुनकर भेजा है पार्लियामेंट में, वो वोट करेंगे। फॉर दैट रीजन दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उसे डायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो आपने आज तक पूरे जीवन काल में, या मैं अपने जीवन काल में, कभी भी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को नहीं चुना, क्योंकि संविधान में जो प्रोसेस बताया गया है, जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, उसमें हमारा कोई रोल नहीं। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि वोटर्स कौन कौन होंगे। जैसे हमारा इलेक्टोरल रोल बनता है अपने कंस्टिट्यूएंसी में, जैसे आप बनारस के कंस्टिट्यूएंसी में आपका अगर इलेक्टोरल रोल में है तो वहां के रिप्रेजेंटेटिव को आप चुनिएगा। इसका मतलब कि आप वहां के नागरिक हैं, वहां पे रहते हैं, वहां की जो मूलभूत संरचना है, जो जानकारी है, आपको सबसे ज्यादा बेहतर पता है, तो आप अपने प्रतिनिधि को चुनते। तो उसके लिए इलेक्टोरल रोल बनता है। और जो इलेक्टोरल कॉलेज उसी के लिए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए भी बनता है। तो हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं वहां के हम वोटर हो गए और हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हमारा इलेक्टोरल रोल बनता है और उसी इलेक्टोरल रोल पे हम वोट करते हैं। तो वैसे ही करके इलेक्टोरल कॉलेज बनता है किसका? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं तो कौन कौन वोटर्स होते हैं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता। तो वो वोटर होते हैं इलेक्टेड, याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड का मतलब देयर इज नो एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग नॉमिनेटेड। जब मैं मेंबर लिखता तब वहां पे दोनों पॉइंट आ जाता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इलेक्टेड। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन रहता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो कौन? राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ये तो पहला हो गया इलेक्टोरल कॉलेज में। दूसरा, द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो आपको पता है भारत में टोटल 28 स्टेट हैं और हर 28 स्टेट के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के सीट्स हैं। तो भारत में 28 स्टेट में जो विधायक चुनकर वहां पे पहुंचते हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज में इनरोल होते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जैसे बिहार हुआ, बिहार में कितने टोटल विधायक हो गए? 243। तो अगेन मेंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे आएगा अगेन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, विधानसभा। तो बिहार हो गया। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 229, वहां के 229 विधायक। तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। देयर इज नो एनी रोल ऑफ विधान परिषद। कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे विधान परिषद भी है। टोटल 6 स्टेट से आपने पढ़ा होगा, जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, वहां पे विधान परिषद है, तो उनका कोई रोल नहीं रहता इसमें। तो पहला तो हो गया इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, जितने विधानसभा हैं वहां के विधायक लोग। और थर्ड जो होता है, कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी। कुछ ऐसे भी यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये लोग होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। फॉर दैट रीजन वी आर कॉलिंग इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि जो हम चुनकर पार्लियामेंट में, विधानसभा में भेजते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में।
कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम अब वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट में क्लियर लिखा गया है अंडर आर्टिकल 66 में कि इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? द इलेक्टेड। यहां पे इलेक्टेड नहीं रहेगा, यहां पे डायरेक्ट रहेगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जब मैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया द इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। It means that there is no any role of nominated members in electoral college of president। जैसे आपको पता है राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड और लोकसभा में 2 है, लेकिन वो भी हट चुका है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाले जो थे 104 अमेंडमेंट के बाद वो चीज हट चुका है। तो जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट फिर से क्या हो गया? राज्यसभा लोकसभा। तो कहने का मतलब राज्यसभा के कितने मेंबर्स हो गए? 245 प्लस 545। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको अब 543 भी कर सकते हैं क्योंकि अब वो 2 तो नॉमिनेट हट चुके हैं। तो ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, देयर इज नो एनी रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो यहां के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो कौन पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट मींस दैट लोकसभा एंड राज्यसभा। फॉर दैट रीजन वी आर कॉलिंग इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, तो ये तो हो गया इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड अब मैंने आपको प्रेसिडेंट वही समझा दिया, लेकिन अभी हमें फोकस करना है वाइस प्रेसिडेंट का। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट मींस इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। अब ये चीज समझने के बाद आपको ये चीज पूरा समझ में आएगा कि ये मैंने फ्लो चार्ट क्यों लगाया। अब हम बात करते हैं, हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, राधा कृष्णन एंड रेड्डी, एक बीजेपी अलायंस एंड एक कांग्रेस अलायंस। अब हम बात करते हैं, ये देखिए, दिस इज द, ये क्या है? ये है आपको लोकसभा, ये है लोकसभा। आपको पता है कि टोटल कितने सीट्स हैं? 543। स्टार मार्क इसलिए माना कि एक सीट खाली है, तो टोटल सीट्स कितने हो गए? 542। तो ये 542 ऑल आर द लोकसभा मेंबर्स एंड हु विल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब ये डिपेंड करता है कि कौन किसको वोट देगा, वो अभी हम बाद में समझेंगे। लेकिन कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? 542 लोकसभा के मेंबर, क्योंकि एक सीट खाली है। और अगर हम बात करेंगे अभी राज्यसभा की तो 240। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे कितने होते हैं? 543, क्योंकि 2 तो हट चुका है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाले। और यहां पे कितने होते हैं? 245। लेकिन अभी हमें यह देखना है कितने अभी फील्ड हैं। कुछ वैकेंसीज भी होते हैं, किसी का मृत्यु हो गया, किसी कारणवश उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो प्रेजेंट में कितना सीट्स हैं। तो अभी देखिएगा, तो 542 मेंबर हैं लोकसभा में, एक सीट खाली है, और यहां 245 में 5 सीट खाली है। 245 में 5 सीट खाली है। तो हमारे पास जो फिगर हो गया, कितना हो गया? 240 प्लस 542। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल हमारे पास हो गए 782। इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और उसके बाद जिसको मेजोरिटी आएगा वो कैंडिडेट बन जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वो प्रोसेस क्या होता है वो भी हम समझे। क्या नॉर्मल गया वोट दे दिया? नहीं, कुछ प्रोसेस अलग है। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अपनाते हैं, जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं। वो भी अभी हम समझेंगे कैसे प्रेफरेंस दिया जाता है एंड हाउ द प्रेफरेंस आर ट्रांसफर्ड। ओके, तो हमारे पास हो गया कि टोटल कितने इलेक्टोरल कॉलेज में हमारे वोटर्स हो गए? तो 782। और ये इसी पे अभी वोटिंग होगा 9 सितंबर को। यही लोग हैं वोट करेंगे। अब ये 782 में दोनों आ गए, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। देयर इज नो एनी नॉमिनेटेड इन द लोकसभा। सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर कहाँ है?
राज्यसभा में। ठीक, तो टोटल मेंबर हो गए 782। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हमें ये बताता है कि किसका सबसे ज्यादा चांसेस है इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, इस कैंडिडेट का। तो अगर हम एनडीए की बात करें, तो एनडीए के देखिए बीजेपी को आपको पता 240 सीट आया था 2024 के इलेक्शन में। उसके अगर गठबंधन वाली जितनी पार्टी हैं जो उसके अलायंस हैं वो हो गई आपको तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू उनके 16 लोकसभा के सांसद, जदयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है बिहार 12, उसके बाद शिवसेना सिंधे ग्रुप जो महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है, लोजपा रामविलास पासवान जो चिराग पासवान उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अदर जो बीजेपी को बैक से सपोर्ट करती है। तो ये मिलाकर पूरा हो गया क्या, एनडीए। ठीक, और अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन है, कांग्रेस जिसको 99 सीट आया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, डीएमके स्टैलिन की पार्टी जो तमिलनाडु में अभी सीएम है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, एनसीपी शरद पवार, और अदर्स की अगर हम बात करें इंडिया तो ये 31। तो दिस शोज दैट कि डोमिनेंस कितना है, सबसे ज्यादा है। और यही हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में देखिए एनडीए क्या, बीजेपी, एआईडीएमके, जदयू, एनसीपी यहां पे आ गए कौन से, वो अजीत पवार वाले। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू और एनडीए। ये सबको अगर आप जोड़िएगा तो द डोमिनेंस किसका यहां पे दिख रहा है, एनडीए का ज्यादा दिखता है। क्योंकि 782 का अगर आप देखिएगा मेजोरिटी जितना चाहिए वो 390 प्लस चाहिए, और वो आसानी से एनडीए गुट को मिल जा रहा है। क्योंकि अभी हम समझेंगे कि कैसे इसका मेजोरिटी से जितना पोल 782 पोल होंगे वोट्स, 782 पोल होंगे डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो अगर आप ऐसे करके देखिएगा तो 3 9 1 + 1, तो 392 जिस कैंडिडेट को वोट्स मिलेंगे ही विल डेफिनेटली बिकेम द 17th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका जो जादुई आंकड़ा है वो अभी किसके पास दिख रहा, हमें एनडीए के पास दिख रहा। एनडीए कैंडिडेट कैन इजिली गेट 392 सीट्स और 392 वोट्स, जो मैंने आपको अभी इस ग्राफ से समझाया। अगर यहां देखिएगा तो लगभग 240 और ये सब कुछ काउंट कीजिएगा तो ये 290 प्लस हो रहा है, और यहां पे अगर जोड़िएगा तो इस लगभग 120 हो रहा है। तो एनडीए प्रेजेंट में अभी 423 के आसपास है, और चाहिए कितना हमें, 392। 392 कैसे निकलेगा, तो मेजोरिटी 1 जादुई आंकड़ा जो मैंने आपको बताया था 782 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये मिनिमम कोटा है, इतना तो वोट चाहिए ही। और एक सांसद का एक वोट होता है, यहाँ पे अलग फॉर्मूला होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक सांसद का कितना वोट हुआ, तो एक, तो टोटल कितने वोट्स हो गए 782, और अगर 782 का हम 51% करेंगे तो कितना होगा 392। और जो ये जादुई आंकड़ा अभी जो दिख रहा है, अभी जो समीकरण दिख रहा है उस हिसाब से क्या है 423 बीजेपी अलायंस को बहुत इजीली। अगर हम इस चीज को भी समझें, आफ्टर धनकर हु हैज द वोट्स टू विन, तो मैंने अभी आपको 392 का आंकड़ा बताया कैसे निकला। अगर आप देखिएगा राज्यसभा तो 133 है और 293, इसको अगर आप काउंट कीजिएगा ये बीजेपी अलायंस का है, तो बहुत इजीली उनके पास कितना है, लगभग 426 या 436 बोल सकते, और चाहिए कितना 392। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अलायंस की बात करें तो 234, तो ये देख लीजिए 312 और 426। अब ये 44 किसके तरफ जाते हैं अभी ये डिसाइड नहीं हुआ। अगर इंडिया अलायंस को कुछ मेहनत करना होगा तो ही हैज टू ब्रेक फ्रॉम द अदर पार्ट, जिससे उन्हें वो 392 मिले। तो दिस इज द प्रोसीजर वेयर फ्रॉम वी गेट द अंडरस्टैंड द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो मैंने बताया आपको 392, 427 लगभग किसके पास है, एनडीए। अगर हम अपोजिशन की बात करके जो इंडिया अलायंस है,
इंडी अलायंस है, उसके पास लगभग 355 पड़ रहा है, लेकिन अगर वो तोड़ समीकरण कुछ बनाती है तभी हो सकता है, लेकिन अभी जो चांसेस है उस हिसाब से सीपी राधाकृष्णन कैन इजिली बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेटिंग 392 मेजोरिटी वोट्स। और एक सांसद का कितना वोट होता है? एक। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। एक सीट यहां पे खाली है और 5 सीट कहां पे खाली है? राज्यसभा में। अगर हम अब बात करें इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो मैंने आपको इलेक्टोरल कॉलेज समझाया है, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वेयर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। वो कितने हो गए? लगभग 782। उसके बाद वोटिंग होगा। वोटिंग कैसे होता है? तो वोटिंग अभी मैं समझाऊंगा। पार्लियामेंट एंड बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट। तो दिस इज द प्रोसेस कि वोटिंग का प्रोसेस क्या होता है, अभी हम ये समझेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज समझ गए? इलेक्टोरल कॉलेज में कितना मेजोरिटी चाहिए वो समझ गए। जब हम वोटिंग की बात करते हैं तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, वो है सीक्रेट बैलेट में होता है। सीक्रेट बैलेट मैंने बताया 9 सितंबर को 10 AM से 5 PM इलेक्शंस होंगे। उसमें एक रूम डिसाइड किया जाएगा पार्लियामेंट संसद भवन में, वहीं पे एक सीक्रेट बैलेट रखा जाएगा। एक रूम में आप जाइएगा, हर सांसद को एक पिंक बैलेट मिलेगा, पिंक कलर का एक बैलेट पेपर मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस कलर का बैलेट पेपर यूज किया जाता है? तो पिंक कलर का बैलेट पेपर यूज किया। अब उस बैलेट पेपर में आपको अपना प्रेफरेंस भी भरा जाता है। अब ये सवाल आता है ये प्रेफरेंस क्या होता है, वो भी अभी हम समझेंगे। याद रखिएगा, इन दिस इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट द बैलेट पेपर विच इज यूज इज ऑफ पिंक कलर। और ये सीक्रेट बैलेट पेपर पे आप जाइएगा, आप किसी को बताइएगा नहीं, अपना प्रेफरेंस भरिएगा और आप उस बैलेट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दूसरा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये समझते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। मैंने आपको बताया कि पिंक कलर का आपको बैलेट पेपर मिलेगा और उसमें एक तरफ कैंडिडेट के नाम लिखे रहेंगे और दूसरा तरफ प्रेफरेंस लिखा रहेगा। अब हो सकता है कि दो से एक से ज्यादा कैंडिडेट हो, दो से ज्यादा कैंडिडेट हो। अभी हम मानकर चलते हैं कैंडिडेट दो ही हैं। तो पहला कैंडिडेट है आपको ए, जो राधा कृष्णन है। दूसरा कैंडिडेट है कौन? रेड्डी, उनको हम बी कहते हैं। अब हर कैंडिडेट को बैलेट पेपर जो पिंक कलर का होता है, हर कैंडिडेट के आगे आपको प्रेफरेंस भरा रहता है। उसी वजह से आपने एक जो एनडीए गुट के सांसद हैं वो अपने कैंडिडेट के आगे क्या आंसर प्रेफरेंस लिखेंगे? 1। और बी के आगे क्या लिखेंगे? 2। दूसरा क्या सांसद आएगा एनडीए गुट का, फिर से लिखेगा अपने बैलेट पेपर में 1। ऐसे करके चला जाएगा। अगर इंडिया अलायंस के आएंगे सांसद तो वो अपने कैंडिडेट के आगे क्या लिखेंगे? बी के आगे 1 लिखेंगे और यहां 2 लिखेंगे, किसके? एनडीए के। और ऐसे करके ये प्रेफरेंस हमको कितना चाहिए? 392। 392 जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा, ही बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, वो जीत जाएंगे इलेक्शन को। तो ये प्रोसेस होता है, इसी को कहता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मानकर चलिए 3 कैंडिडेट होते हैं, कोई तीसरा गुट के भी आते हैं, 20 प्रपोजल लेकर आते हैं, 20 सेकेंडर लेकर आते हैं और उन्होंने भी अपना नामांकन भर दिया। तो स्क्रूटनिंग में उनका भी नाम सब कुछ आ गया एंड ही बिकेम द थर्ड कैंडिडेट फ्रॉम द थर्ड फ्रंट। ऐसे भी कुछ पार्टीज हैं जो हो सकता है अपना फ्रंट बनाए, जैसे बीजू जनता दल उड़ीसा के, हो सकता है डीएमके। कुछ ऐसे भी पार्टीज है जो अपने प्रपोजल लेकर आ जाए, अपने कैंडिडेट लाए, तो वो भी आएंगे तो उनको भी वोट प्रेफरेंस देना होगा। तो उनको वो दिया जा रहा है थर्ड, यहाँ पे भी दिया जा रहा है थर्ड, लेकिन कुछ जगह पे उनको दिया जा रहा है, उनके जो सांसद होंगे उनको देंगे फर्स्ट, सी फर्स्ट। तो अब अगर मानकर चलिए हमें ये देखना होगा जो मिनिमम है वो किसको अचीव होता है। अगर वो होगा तो वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा वोट। थर्ड को देखा जाएगा कि ठीक है, थर्ड को देखा, अब मान लीजिए सी रेस से बाहर हो जाते हैं तो इनका वोट ट्रांसफर हो जाएगा किसको? बी को, क्योंकि सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया गया था? बी कैंडिडेट को दिया गया था। तो इसी को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इस प्रोसेस से, इस तरीके से वोटिंग होता है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, और यही प्रोसेस यूज किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, वोटिंग प्रोसेस। और हमें चाहिए क्या जादुई आंकड़ा? 392। जिसको 392 फर्स्ट प्रेफरेंस आएगा, अगर 2 ही कैंडिडेट हैं तो वो इजीली जीत जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन।
or system of proportional representation. So this is the way where we can decide our vice president of India under article 66 of the Indian Constitution. तो अब भारत का 17वां वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, ये हमें समझ में आ गया कि जो होंगे वो दक्षिण भारत के ही होंगे। और ये सारा जो ग्राफिक्स है, ये स्लाइड से हमें ये समझ में आ गया कि अभी पलड़ा किसका भारी है, तो एनडीए गुट का ज्यादा पलड़ा भारी है। तो कहने का मतलब कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे, या वो सीपी राधाकृष्णन हो या जस्टिस रेड्डी हो, लेकिन इनका पलड़ा भारी लग रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि इनको लग रहा है 392 वोट्स आ जाएंगे, क्योंकि एनडीए के पास लगभग 436 सांसद का समर्थन और इनके पास लगभग 334 या 355 आप बोल सकते हैं। दिस इज द वे वेयर वी गेट आवर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया, प्रोफाइल समझ में आ गया और प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा जो हमारे करंट से रिलेटेड है, उसको हम समझेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखें, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आवर इंडियाज स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी एज वेल एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो।